हेलो, गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? अभी तक आप लोगों ने ईएमआई में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एसी जनरेटर तक पढ़ा है। जब कोई भी कॉइल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल एनर्जी रोटेट करती है तो उस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। दैट ईएमएफ वेरीज विथ टाइम। वह ईएमएफ टाइम के साथ वेरी कर रहा है, मतलब उसमें वेरिएबल ईएमएफ या एक पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है। अगर उसके साथ हम एक रेजिस्टेंस, जिसे हम लोड कहते हैं, को अप्लाई करें तो उस लोड में से एक करंट पास होगी। उस करंट का भी नेचर ठीक उस वैसा ही होगा जैसा कि पोटेंशियल का नेचर है। पोटेंशियल का नेचर हम लोगों को इस तरीके से मिला था, टाइम के साथ वेरी कर रहा था, और इसकी वैल्यू आई थी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पे ई नॉट था हम लोगों के पास एन वी ए ओमेगा, और ये है साइन ओमेगा टी। तो ई नॉट इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी, वो है एन वी ए ओमेगा। अगर उस कॉइल के साथ अटैच्ड एक सर्किट है जिसका लोड आर है, तो उस केस में उसमें से फ्लो होने वाली करंट आई नॉट हो जाएगी हम लोगों के पास ई नॉट बाई आर, और जो आई होगी वह हो जाएगी ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। इस ई नॉट बाई आर को हम लोग लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यह करंट टाइम के साथ वेरी कर रही है। जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे करंट भी चेंज हो रही है, बट आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इट रिपीट्स इट्स पाथ। यहां पे जिस तरीके से पोटेंशियल V या E वेरी कर रहा था, ठीक उसी तरीके से करंट I भी वेरी कर रही है, और एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम जिसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं, उसके बाद वह अपने पाथ को रिपीट कर रही है। ये रिपीटेशन होता है। इंडिया में पोटेंशियल 50 टाइम्स अप एंड डाउन होता है पर सेकेंड, मतलब कॉइल रोटेट्स इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड 50 टाइम्स। एक सेकेंड में 50 बार रोटेट करती है, 50 बार उसको ऊपर जाना है, 50 बार नीचे आना है। तो जो नेचर इंड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड ईएमएफ का है, सेम नेचर इंड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड करंट का है। तो आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के मेजरमेंट और उसके और फिनोमेनास को जानेंगे। यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट को अगर हम लोग ऑर्डिनरी एमीटर वोल्टमीटर से मेजर करने की कोशिश करें तो वहां पे आधे चक्कर के समय में हाफ साइकिल में ऊपर जा रही है, हाफ साइकिल में नीचे आ रही है, हाफ साइकिल को कैंसिल कर देगी, तो उस केस में हम उससे मेजरमेंट नहीं ले पाएंगे या उसकी नेट वैल्यू 0 आएगी। यहाँ पे करंट को मेजर करने के लिए हम लोगों को दो चीजों का ध्यान देना है। कभी भी एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट जो कि टाइम के साथ वेरी कर रही है, किसी भी रेजिस्टेंस से पास हो तो वह हीटिंग इफेक्ट पैदा करेगी और साथ ही साथ वह चार्ज को भी पास कराती है। तो करंट को मेजर करने के लिए हम लोग दो तरीके से करंट को मेजर करते हैं। एक तरीका कहलाता है रूट मीन स्क्वायर, दूसरा कहलाता है एवरेज। तो हम लोग पहले आरएमएस को देखेंगे, रूट मीन स्क्वायर। अगर हमारे पास कुछ करंट पॉजिटिव है और दूसरी करंट है नेगेटिव, एक अपर साइकिल एक लोअर साइकिल है, तो आरएमएस निकालते समय रूट मीन स्क्वायर में हम लोग पहले पीछे से चलते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर लाइक दिस IN स्क्वायर, और इसके बाद हम लोग उसका मीन ले ले रहे हैं डिवाइडेड बाई n। अभी है स्क्वायर टर्म, उसके बाद हम लोग इसका अंडर रूट ले ले रहे हैं, तो जो नेगेटिव पोर्शन है वो स्क्वायर करने के कारण एलिमिनेट हो गया, तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो इस केस में एक साइकिल के लिए IRMS की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट I1 है I नॉट का स्क्वायर प्लस I2 की वैल्यू है माइनस I नॉट का स्क्वायर। यहाँ पे हम अभी दो ही करंट ले रहे हैं तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा
अगर नंबर ऑफ करेंट्स यहाँ पे हम लोग हर लूप का ज्यादा लेते तो यहाँ पे n की वैल्यू चेंज हो जाती। तो हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे अंडर रूट n आई नॉट स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जा रहा है अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट आई नॉट। तो इस केस में अगर अलग अलग नेचर की करंट है तो हम बड़े आराम से आईआरएमएस को निकाल सकते हैं। पर अल्टरनेटिंग करंट जो साइनोसाइडल फॉर्म में है, साइन के साथ इसका वेरिएशन हो रहा है, टाइम के साथ वेरिएशन हो रहा है, उसको निकालने के लिए हम लोग आरएमएस में हीटिंग इफेक्ट का यूज करते हैं, जबकि एवरेज करंट निकालने के लिए हम लोग चार्ज सेंडिंग का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हीटिंग इफेक्ट के रूप में आरएमएस को डिफाइन करते हैं। आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी को डिफाइन करने के लिए हम लोग हीटिंग इफेक्ट ले रहे हैं। हीटिंग इफेक्ट में H इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी। तो जो भी करंट है उसका स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव पोर्शन का स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग हीटिंग इफेक्ट के रूप में आई आरएमएस को डिफाइन करते हैं, किसके एसी अल्टरनेटिंग करंट के आई आरएमएस को डिफाइन करते हैं। आई आरएमएस ऑफ एसी, मान लेते हैं कि ये एसी करंट है और ये ब्लू वाला डीसी। आई आरएमएस ऑफ एसी इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डीसी which produces same amount of heat as it is produced by AC when it passes through same resistance for same time। यहां पे अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हम लोग डायरेक्ट करंट, जिसको स्टेडी करंट भी कहते हैं, उसका यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग डीसी करंट को आसानी से मेजर कर सकते हैं। यहां पे आई आरएमएस इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डीसी करंट, स्टेडी करंट विच प्रोड्यूसेस सेम अमाउंट ऑफ हीट as it is produced by AC when it passes through same resistance for same time। तो यहां पे हम लोगों ने तीन चीजों को इक्वेट किया है। H हीटिंग इफेक्ट, टोटल कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, R उन सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है और कितने टाइम तक वह फ्लो कर रही है। उसके बाद आई आरएमएस ऑफ एसी इज इक्वल टू आई डीसी के बराबर है। आई आरएमएस ऑफ एसी डीसी की उस मात्रा के बराबर है, स्टेडी करंट की उस मात्रा के बराबर है जो कि उतना ही हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है जितना कि एसी प्रोड्यूस करती है जब वह सेम रेजिस्टेंस से, सेम सर्किट से फॉर सेम टाइम तक फ्लो करती है। मतलब अगर हीटिंग इफेक्ट सेम प्रोड्यूस हो रही है, रेजिस्टेंस सेम है, टाइम सेम है, तो आई आरएमएस की वैल्यू आई डीसी के बराबर होगी। तो यहाँ पे आई आरएमएस की फॉर्मूले को जब हम लोग निकालते हैं तो हम लोग के पास आता है आई आरएमएस ऑफ एसी इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2, जहां पे आई नॉट पीक करंट है। तो इस पीक करंट के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं आई आरएमएस। अब आई आरएमएस निकालने के लिए इसको हम लोग इरेज करते हैं और इसका ये वाला फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अब आई आरएमएस के फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए, जो कि आई नॉट बाई रूट 2 है, हम लोग हीटिंग इफेक्ट ले रहे हैं। अगर किसी भी सर्किट जिसका रेजिस्टेंस R है में करंट आई के फ्लो करने पर छोटे टाइम इंटरवल में छोटी सी हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो DH इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर dt। एक छोटे इंटरवल ऑफ टाइम dt में अगर छोटी सी हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रही है तो DH। तो यहाँ पे I की जगह पर हम लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर आर dt। तो यहां पे अब हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी। ये है एच। यहां पे इंटीग्रेट अगर करते हैं फॉर कंप्लीट साइकिल तो यहां पे हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी। ये आर हम लोग बाहर निकाल ले रहे हैं क्योंकि कांस्टेंट है, आई नॉट स्क्वायर भी बाहर निकल जाएगा। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इंटीग्रेट करने के लिए फॉर कंप्लीट साइकिल हम लोगों को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा cos 2 थीटा
cos 2 थीटा का साइन में फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह है ओमेगा टी, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी यहाँ पे आ रहा है, इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो हम लोगों के पास मिल जाएगा 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी। यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी हम लोगों को मिल रहा है 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2। तो अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हम लोग ये चीज पुट करके यहाँ पे dh का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो h मिल जाएगा, यहां से dh का इंटीग्रेशन करेंगे तो h मिल जाएगा। r कांस्टेंट है बाहर निकल गया, i नॉट स्क्वायर भी कांस्टेंट है बाहर निकल गया। यहाँ पे अब हम लोगों को इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी पर कंप्लीट साइकिल, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, डिफरेंस इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये है dt। कहां से कहां तक? 0 टू t। तो अब हम लोग को मिल जा रहा है h इज इक्वल टू r i नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 भी कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया गया, ये पूरा का पूरा बाहर निकल गया है। यहाँ पे अब हम लोगों के पास मिल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt 0 टू t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा t बाई 2 तो हम लोगों ने बाहर निकाल लिया है dt। तो यहाँ पे अब हम लोगों के पास ये है 0 टू t। अब हम लोग इसको इंडिविजुअली इंटीग्रेट करते हैं, इसको बंद करते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेट अगर करते हैं तो मिल रहा है h इज इक्वल टू r i नॉट स्क्वायर बाई 2, पूरा का पूरा कांस्टेंट बाहर है। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं 1 dt का, तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट करने में मिलेगा t की लोअर लिमिट है यहाँ पे 0 एंड अपर लिमिट है कैपिटल T। यहाँ पे बीच में माइनस है, cos 2 ओमेगा टी का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा sin 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, और इसकी लोअर लिमिट है, टाइम में इसमें लोअर लिमिट है 0 एंड अपर लिमिट है t। यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद इसको लिख सकते हैं r i नॉट स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे पहले अगर हम लोग अपर लिमिट रखते हैं तो स्मॉल t की जगह हम लोग के पास हो जाएगा कैपिटल T माइनस 0 माइनस। यहाँ पे अगर हम t रखते हैं यहाँ पे फर्स्ट केस में तो हो जाएगा यहाँ पे साइन 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा माइनस यहाँ पे साइन 2 ओमेगा t की वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो h इज इक्वल टू है r i नॉट स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे है t माइनस 0 को t लिख सकते हैं माइनस, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई बाई t इंटू t एंड डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा माइनस, यहाँ पे 0 रख देने पर ये पूरा का पूरा हो जाएगा 0। और फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो मिल जाएगा r i नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 t माइनस t से t कैंसिल हो गया, साइन 2 इंटू 2 पाई साइन 4 पाई एंड साइन 4 पाई की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पे ये भी 0 मिला एंड 0 डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा विल आल्सो बी 0, और ये भी 0 मिला है। तो अब हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है r i नॉट स्क्वायर बाई 2 और ये अपनी जगह पे है t। तो टोटल हीटिंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू द फ्लो ऑफ AC थ्रू रेजिस्टेंस R, वो हम लोग को इतनी मिली। इसको हम लोग कंपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ H प्रोड्यूस्ड ड्यू टू DC। अब DC में जो भी हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वह हम लोग के पास है I स्क्वायर RT। अब I किसके बराबर होगा? ये I है IRMS, क्योंकि हम लोगों ने DC की वह वैल्यू ली थी जो कि उतना ही हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है जितना कि AC कर रही थी जब वो सेम रेजिस्टेंस में से सेम टाइम तक
फ्लो कर रही थी। तो अब यहां पे हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं फॉर कंप्लीट वन साइकिल I स्क्वायर RMS, सफिक्स में RMS R, स्मॉल t की जगह फॉर कंप्लीट वन साइकिल t। अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं तो बाय रूल हम लोगों को दोनों में प्रोड्यूस्ड हीटिंग इफेक्ट को इक्वेट करना है, बराबर रखना है। जब हम लोग बराबर रख रहे हैं तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम लोग को मिल जाएगा I स्क्वायर RMS RT इज इक्वल टू RI स्क्वायर T बाई 2। अब यहाँ पे R कैंसिल हो गया, TT कैंसिल हो गया, तो हम लोग को यहाँ पे IRMS की वैल्यू मिल रही है I0 स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा क्योंकि हम हटा दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को मिल जा रहा है I0 बाई 2। तो यहाँ पे IRMS की जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है I0 बाई रूट 2, I0 बाई रूट 2, एंड रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41। इसको ठीक ठाक करेंगे तो ये आ जाएगा 0.707 I0। इसका मतलब जो भी IRMS वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है दैट इज ओनली 0.707 टाइम्स टू द पीक करंट। पीक करंट मतलब मैक्सिमम करंट के जगह पे ये मिलेगी। जिस तरीके से हम लोगों ने करंट का ये फॉर्मूला डिराइव किया है, ठीक उसी तरीके से हम लोग पोटेंशियल के लिए भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो VRMS की वैल्यू मिल जाएगी V पीक डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। तो यहाँ पे हम लोग को VRMS की वैल्यू जो मिल रही है वो है 0.707 V0। मजेदार चीज ये है कि हमारे घरों में हाउस होल्ड कनेक्शंस में एसी की सप्लाई है और इस एसी का 220 वोल्ट पोटेंशियल IRMS होता है। 220 वोल्ट पोटेंशियल क्या है? IRMS है। तो पीक पोटेंशियल हमारे घरों में कितना होगा उसको हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ये है 220 एंड ये है 0.707 V0। तो 220 डिवाइडेड बाई 0.707 इज इक्वल टू V0। तो ये आ जाएगा 311 वोल्ट के आसपास। मींस जो करंट हमारे घरों में है उसके प्रोड्यूस करने में जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू तो 220 वोल्ट है, पर वह मेजर करने वाली वैल्यू है। तो एक्चुअल पीक पोटेंशियल जो हमारे घरों में मिल रहा है वह है 311 वोल्ट के आसपास। यहां पे इस बात का ध्यान देना, ये अल्टरनेटिंग करंट एसी डीसी से डिफरेंट है। डीसी करंट हम लोग को बैटरी से या एलिमिनेटर से मिलती है। डीसी करंट और एसी करंट में क्या डिफरेंसेस है आने वाले समय में हम लोग उसको भी जानेंगे। अभी यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने एसी को डिफाइन किया है। अब हम लोग चार्ज को सेंड करने के रिस्पेक्ट में एसी को डिफाइन कर लेंगे। यहाँ पे भी हमें डीसी स्टैटिक करंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसको पहले इरेज करते हैं, तब हम लोग मीन करंट को निकालते हैं जिसको हम लोग एवरेज करंट के नाम से भी जानते हैं। तो एवरेज करंट निकालने के लिए हम लोगों को सेंडिंग ऑफ चार्ज इन हाफ साइकिल की जरूरत पड़ती है, जबकि आरएमएस करंट निकालने के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ी थी हीटिंग इफेक्ट। एसी के मेजरमेंट के जो भी इंस्ट्रूमेंट है मीटर, वोल्ट मीटर, वह हीटिंग इफेक्ट पर प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए उसके डिविजन्स अनइक्वल होते हैं, अनलाइक द डीसी एमीटर एंड डीसी वोल्ट मीटर। हमारे लैब में जो डीसी एमीटर वोल्ट मीटर जो कि बैटरी ऑपरेटेड है उसमें 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 सारे डिविजन्स इक्वल है। पर जिस भी इंस्ट्रूमेंट से हम अल्टरनेटिंग करंट एसी को मेजर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट में ग्रेजुअली जो डिफरेंसेस है वो बढ़ते चले जाते हैं। जो भी डिस्प्लेसमेंट है वह करंट के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। तो ग्रेजुअली गैप इसमें बढ़ती चली जाती है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर गैपिंग ऑफ मेजरमेंट ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब वह एसी एमीटर या एसी वोल्ट मीटर है, वह डीसी नहीं है। तो अब
हम लोगों को एवरेज वैल्यू निकालने के लिए इसको इरेज करना पड़ेगा, फिर हम लोग आगे चलेंगे। अब हम लोग निकाल रहे हैं आई एवरेज। अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू निकालने के लिए भी हम लोगों को डायरेक्ट करंट या डीसी का, स्टेडी करंट का यूज करना है। तो यहां पे पहले डिफाइन करते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट आर डीसी which sends same amount of charges as it is sent by AC in its half interval time, half interval आधे चक्कर के समय में, in half interval of time through the same resistance। इसको अब हम लोग फिर से देखते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ AC is equal to value of DC which sends same amount of charges as it is sent by AC in its half time period time through the same resistance, through the same circuit। मतलब अगर हमें RMS वैल्यू ऑफ AC को डिफाइन करना है, सो RMS वैल्यू ऑफ AC DC या स्टेडी करंट की उस वैल्यू के बराबर है जो कि उतने ही चार्ज भेजती है जितने चार्ज AC अपने आधे साइकिल के टाइम, मतलब हाफ टाइम पीरियड टाइम में भेजती है थ्रू द सेम सर्किट। सेम सर्किट में आधे चक्कर हाफ टाइम पीरियड टाइम में जितने चार्ज एसी भेजती है, अगर डीसी भी उतने ही चार्ज भेजे तो डीसी की वह मात्रा, डीसी की वह वैल्यू एसी की एवरेज वैल्यू के बराबर होती है। तो यहाँ पे चार्ज के रिस्पेक्ट में हम लोगों को एसी की एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं चार्ज का। सबको पता है कि Q इज इक्वल टू आई टी, तो छोटा सा चार्ज dQ इज इक्वल टू आई dt। इसका मतलब एक छोटे से टाइम इंटरवल में छोटा सा चार्ज dQ पास हो रहा है। यहां पे dQ इज इक्वल टू आई की वैल्यू AC के लिए है आई नॉट साइन ओमेगा टी dt। यहां पे अगर इंटीग्रेट करते हैं तो dQ, यहां पे आई नॉट कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, यहां पे इंटीग्रेशन करते हैं साइन ओमेगा टी dt। यहां पे लोअर लिमिट है 0, शुरुआत करते हैं 0 से, और टाइम हम ले रहे हैं हाफ साइकिल, मतलब आधे चक्कर के समय का टाइम ले रहे हैं। तो यहां पे इंटीग्रेट करेंगे, dt को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो गया Q, आई नॉट बाहर है, साइन ओमेगा टी का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और जब ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा ओमेगा, लोअर लिमिट है 0 एंड अपर लिमिट है t/2। यहाँ पे Q इज इक्वल टू लिख सकते हैं आई नॉट, इस माइनस को बाहर निकालेंगे तो अब हम लोग के पास यहाँ पे मिल रहा है कॉस ओमेगा टी। इस ओमेगा को भी अगर हम लोग बाहर कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। कॉस ओमेगा टी की पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो कॉस ओमेगा अपने जगह पे है, स्मॉल टी की जगह आ गया t/2, माइनस लोअर लिमिट है 0 तो यहां पे मिलेगा कॉस ओमेगा इंटू 0। इसको थोड़ा और ठीक ठाक करें तो माइनस आई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा, कॉस ओमेगा की वैल्यू है 2π/t और इसकी वैल्यू है t/2। यहां पे कॉस ओमेगा डॉट 0 या कॉस ओमेगा इंटू 0 विल बी इक्वल टू कॉस 0। इसको और सिंप्लीफाई करें तो अब हम लोग को यहां पे मिल जा रहा है Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट बाई ओमेगा। यहां पे cos t से t कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हम लोग यहां मिल गया cos पाई माइनस cos 0 माइनस आई नॉट बाई ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t। cos पाई की वैल्यू है -1, ये आप लोगों को पता होगा, माइनस cos 0 डिग्री की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे दोनों माइनस आ रहा है। इसको और ठीक ठाक करें, t चला जाएगा ऊपर, t आई नॉट बाई 2π -2 और एक माइनस ये है, ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, हम लोगों को मिल जाएगा t
आई नॉट, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई पाई। तो चार्ज क्यू मिल रहा है हम लोग के पास टी आई नॉट बाई पाई। कब? जब हम एसी को कंसीडर कर रहे हैं तब। अब हम लोग डीसी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, जो कि एवरेज वैल्यू दे रहा है हम लोगों को। तो Q इज इक्वल टू है आई टी। अब यहां पे Q अपने जगह पे है, आई की जगह हम लोग को यहां पे मिल जा रहा है आई एवरेज। डीसी के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने एसी और डीसी को इक्वेट किया था। और टी है हाफ साइकिल का टाइम है T/2। यहां पे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से अगर कंपेयर करें, क्योंकि चार्ज सेम है और टाइम पीरियड है T/2, तो इसको जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो आई एवरेज T/2 इज इक्वल टू टी आई नॉट बाई पाई। यहां पे आई एवरेज की वैल्यू तब मिल जाएगी, टी से टी कैंसिल हो गया, 2 चला गया ऊपर, 2 आई नॉट बाई पाई। तो यहां पे हम लोगों को मिल रही है आई एवरेज की वैल्यू मिल रही है 2 आई नॉट और पाई की वैल्यू है 3.14। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 0.63 आई नॉट। मतलब जो एवरेज वैल्यू हमें मिल रही है वह आरएमएस वैल्यू से भी कम मिल रही है। मन में क्वेश्चन आता होगा कि दो वैल्यूज की जरूरत क्यों पड़ रही है? अल्टरनेटिंग करंट के पास फ्रीक्वेंसी है, तो लो फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोगों के पास जो करंट मिलती है वह आरएमएस वैल्यू के साथ मैच करती है, और हाई फ्रीक्वेंसी के साथ जो करंट हमें मिलती है वह एवरेज वैल्यू के साथ मैच करती है। यूं सिंपली आप समझ सकते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग यूज करते हैं आरएमएस वैल्यू और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के लिए एवरेज वैल्यू। यहाँ पे हम लोग 2 तरीके से अल्टरनेटिंग करंट का मेजरमेंट कर रहे हैं थ्योरेटिकली। एक है हम लोगों के पास हीटिंग इफेक्ट के रूप में, और दूसरा है सेंडिंग ऑफ चार्ज इन हाफ साइकिल। हाफ साइकिल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आधे चक्कर में चार्ज भेज के अगले आधे चक्कर में चार्ज कुछ वापस लेता हुआ लग रहा है, पर ओवरऑल चार्ज वह सेंड कर रहा है, तभी तो करंट फ्लो कर रही है। अब इस लेक्चर के बाद अगले लेक्चर में हम लोग एसी को डिफरेंट कंपोनेंट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे और उसके रिजल्ट्स देखेंगे। जब हम लोग एसी को रेजिस्टेंस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो जिस तरीके से पोटेंशियल बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट बढ़ती है। जिस फेज में पोटेंशियल बढ़ रहा है उसी फेज में करंट बढ़ती है, पर ऐसा प्योर कैपेसिटर और प्योर इंडक्टर के साथ नहीं होता है। तो हम लोग आने वाले समय में नेक्स्ट लेक्चर में एसी को अलग अलग अप्लाई करेंगे ओवर द रेजिस्टेंस, ओवर द कैपेसिटर, ओवर द प्योर इंडक्टर। उसके बाद कॉम्बिनेशन लेंगे और फिर एलसी ऑक्सिलेशंस लेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही है, आने वाले समय में और लेक्चर में और चीजें डिस्क्राइब की जाएंगी। ओके, हैव ए नाइस डे टुडे।